Yes, today I will discuss about class 11th NCERT book quantum number, quantum mechanical model of atom. तो देर आर से क्वांटम नंबर। तो केमिस्ट्री में 11th क्लास चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम ये मानते हैं कि जो एटम्स होता है, एटम्स का स्ट्रक्चर होता है, वो सब कुछ हम जान चुके हैं कैसे होता है। अब यहाँ पर क्वांटम नंबर हम ये शो करना चाहते हैं कि एटम्स के स्ट्रक्चर के साथ साथ जो प्रेजेंट होता है, इसमें एटम के स्ट्रक्चर के साथ साथ जो प्रेजेंट होता है। अब क्वांटम नंबर एक तरीके से होता है एड्रेस। क्या होता है? एड्रेस या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम्स। एटम्स का क्वांटिकल या क्वांटाइज करना। तो इसमें यहाँ पर एटम्स के बारे में एक्सप्लेनेशन है। तो ये क्लासिफिकेशन है। तो ये कहना क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑफ न्यूटन्स लॉ। ये न्यूटन्स लॉ को फॉलो करता है, मतलब क्लासिफिकेशन ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। मोशन का न्यूटन्स लॉ फॉलो करता है। सच एज फिलिंग अ स्टोन ऑर्बिटल प्लैनेट, फिलिंग अ स्टोन ऑर्बिटल प्लैनेट विच हैव एसेंशियल पार्टिकल लाइक बिहेवियर सो डैट, जिसके पास में मतलब पार्टिकल्स का मतलब यहाँ होगा, जैसे समझ करो एक एटम है, एटम के बीच में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के साइड में जो सेल होती हैं, जिसे ऑर्बिट करती हैं, वे सेल जो सेल होती हैं, तो सेल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ खींचता है और एक फोर्स होता है, इसमें क्या होता है? फोर्स। तो इसी बीच में जो यहाँ पर फोर्स होता है, तो वो एक क्या काम करता है, वो अपनी तरफ खींचता है या दूर की तरफ रिपेलेशन करता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। ठीक है, तो वो एक कैसा होता है, जैसे सच एज फॉलिंग स्टोन ऑर्बिटिंग प्लैनेट होते हैं। जैसे सन होता है, सन मिडिल में हो गया, सेंटर हो गया, उसके चारों तरफ प्लैनेट्स होते हैं, ऑर्बिट्स करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो विच हैव एसेंशियल अ पार्टिकल लाइक, जैसे कोई एसेंशियल पार्टिकल होता है, बिहेवियर एज सो इन प्रीवियस सेक्शन, जैसे पिछले वाले सेक्शन में बताया था। तो ये कुछ होता है लाइक, हम इसमें बोल देंगे माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट लाइक इलेक्ट्रॉन। सीधी बात, एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन होता है जो मतलब बहुत ही छोटा होता है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल, एटम्स और मॉलिक्यूल में ही होते हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पर ये क्लासिकल मैकेनिकल को इग्नोर किया जाएगा, अदरवाइज और जो होंगे उनको कॉन्सेप्ट लिया जाएगा। अब ये कहना चला कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअल बिहेवियर मैटर ऑफ स्पेशल फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल वे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे एटम्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन को छोड़कर रखे। अब सब पार्टिकल्स लेंगे, जैसे एंटी इलेक्ट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, एंटी, मतलब इस तरह से करीबन सिक्स या 5 पार्टिकल्स हैं। पाई मैसोन इस तरह से नाम था उनका, या प्रोटॉन या इस तरह से। ठीक है, तो क्या होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे। अब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है कि डाउल बिहेवियर। डाउल बिहेवियर ये डाउल बिहेवियर मीनिंग ये होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, तो वो अपने ही अंदर एक 2 तरह के नेचर रखते हैं। एक तो वेव फॉर्म करेंगे, सेकंड जैसे एक स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। तो वेव तो हो गया, हमें इस तरह से दिखाएगा, ठीक है, और जो सेकंड दिखाएगा इसमें इस तरह से स्ट्रेट लाइन में। तो इलेक्ट्रॉन जो मोशन करता है वेव फॉर्म में और किसमें? स्ट्रेट लाइन में। तो जैसे एक पर्दा होता है, पर्दे में ये कंक्रीट मारते हैं तो क्या होता है, वो पर्दा पीछे की तरफ दब जाता है। कभी कभी क्या होता है, उसी में सपोज करो पर्दा हटा दिया हमने और वेव्स लिया, जैसे वाटर होता है, वाटर मतलब जैसे किसी पॉन्ड के अंदर वाटर है, तो वाटर में हम यदि कंक्रीट डालते हैं तो क्या होता है, इस तरह से एक वेव्स बनती हैं। ठीक है, तो वेव्स की तरह भी वर्क कर सकता है और स्ट्रेट लाइन की तरह भी वर्क कर सकता है। तो ये दोनों की ही प्रॉपर्टी को डाउल बिहेवियर नेचर बोल दिया उन्होंने, डाउल बिहेवियर नेचर। तो डाउल बिहेवियर ऑफ मैटर स्पेशली फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल अनसर्टेनिटी, मतलब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये कैंसर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, मतलब ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मे बी नॉट मे बी, क्योंकि इसने पहले बोल दिया डाउल मैंने बोल दिया, एक तो वेव फॉर्म क्रिएट करता है और एक करता है जैसे पार्टिकल्स। सपोज करो पार्टिकल, जैसे हम पार्टिकल को फेंकना चाह रहे हैं, तो पार्टिकल जब फेंकते हैं तो क्या होता है, एक सीधे स्ट्रेट लाइन में चलता है जैसे स्टोन।
यदि उसको हम स्टोन ना मान करके अब ऐसा करें कि जैसे वो पार्टिकल हमने वाटर के अंदर फेंक दिया तो क्या होगा, एक वेव्स बनती हैं, ठीक है। तो डाउन बिहेवियर दिखाता है, ठीक है। तो डाउन बिहेवियर ऑफ मैटर इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स, वो क्वांटम मैकेनिक्स होती है। और क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले आएगी सेल, फर्स्ट नंबर पे सेल। जैसे सेल बोलते हैं, जैसे N1 N2 N3 N4 N5, मतलब N1 की वैल्यू जो N की वैल्यू जो होगी 1 2 3 4 5 होती है, सेल बोलते हैं। और सेल को ही हम ऑर्बिट के नाम से भी बोल देंगे, क्या बोलेंगे, ऑर्बिट, ठीक है। ऑर्बिट मैं भी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ऑर्बिट होती है जैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव करते हैं, तो इस सेल को वही डोनेट करता है, जैसे N1 N2 N3 N4 N5। मतलब यहाँ पर N1 का मतलब हो गया जैसे N की वैल्यू 1 है, N की वैल्यू 2 है, N की वैल्यू 3 है। कभी कभी से ये होते हैं KLMN, ठीक है। अभी दिखाता हूँ किस तरह डायग्राम वो। पार्टिकल ड्यूलिटी ऑफ मैटर एज प्रोपोज्ड बाय ब्रोगली, मतलब ये ड्यूलिटी मैटर, मतलब एक पार्टिकल के दो प्रॉपर्टीज होती हैं, वो किन्होंने एक्सप्लेन किए थे, डी ब्रोगली इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स एंड नॉलेज ऑफ हायर मैथमेटिकल, मतलब उन्होंने एक कॉम्प्लेक्स मतलब एक इक्वेशन प्रोड्यूस की थी हायर मैथमेटिकल, जो हायर मैथमेटिकल का अकॉर्डिंग थे, इज नीडेड टू सॉल्व इट, उसको जरूरत पड़ती है सॉल्व करने की। यू कैन लर्न इट्स सॉल्यूशन और यू कैन लर्न या यू विल लर्न इट्स सॉल्यूशन फॉर डिफरेंशिएट सिस्टम इन हायर क्लासेस। जब आप हायर क्लासेस में पहुँचोगे, मतलब बड़ी क्लास में पहुँचोगे, तो आपको ये इक्वेशंस मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर तुमसे सिर्फ बहुत छोटा सा पार्ट दिखाया गया है। फॉर अ सिस्टम सच एज एन एटम और एन मॉलिक्यूल, फॉर अ सिस्टम में मान लिया सच एज, जैसे फॉर एन एटम या फिर एक मॉलिक्यूल ले लिया, हुज एनर्जी डज नॉट चेंज, जिसकी एनर्जी चेंज नहीं होती, विद टाइम के साथ में। मतलब एक एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ वहाँ उसमें जो एटम्स के न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो चार्जेस हैं, मतलब प्रोटॉन है, तो उसके अंदर एक एनर्जी एग्जिस्ट होती है, वो एनर्जी ख़त्म नहीं होती, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग ख़त्म नहीं होती। अब उसी एनर्जी को एक्सप्लेन किया श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। श्रोडिंगर इक्वेशन के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन क्या है, जिसको बोलते हैं एच साई इज इक्वल टू ई साई, मतलब साई एक मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन दिखाता है, एच इज मैथमेटिकल ऑपरेटिंग, ठीक है, जिसे हैमिल्टनियन बोलते हैं। और श्रोडिंगर वेव रिप्रेजेंटेड या आर रिसीव और कंस्ट्रक्टिव, तो यहाँ पर ये साई का जो सिंबल दिखाना चाह रहा है, ये साई का सिंबल है, ठीक है। ये क्या करता है, श्रोडिंगर वेव्स कंडीशन शो करता है। अब इसी के अकॉर्डिंग ही जो यहाँ पर कहना चाह रहा है, तो यहाँ पर साई बोल देंगे इसको, और इसको ही एक मतलब रिपल्सिव फोर्स हो सकता है या अट्रैक्टिव फोर्स हो सकता है, ठीक है, ये कहना चाह रहा है। तो एटॉमिक पार्टिकल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस, तो ये क्या होते हैं, न्यूक्लियस मतलब जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अट्रैक्टिव पोटेंशियल बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस एंड रिपल्सिव मतलब पोटेंशियल अमंग इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियर इंडिविजुअल। अब न्यूक्लियर जो होता है इंडिविजुअल होता है, मतलब जैसे न्यूक्लियस बोल रहे हैं हम, वही जो सेंटर होता है एटम्स का, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ई एन साई, तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ई एन साई में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अभी अगर हाइड्रोजन एटम एंड श्रोडिंगर इक्वेशन, हाइड्रोजन एटम की श्रोडिंगर इक्वेशन मैंने इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि तुम्हारी 11वीं क्लास है, 11वीं क्लास में बहुत छोटा सा पोर्शन दिया जाता है। फिर भी यहाँ पर क्रॉसपेंडिंग वेव इक्वेशंस को साई में प्रेजेंट करेंगे, किस में करेंगे, साई में। जैसे मैंने पीछे दिखाया था, यहाँ पर एच और ई को रिप्रेजेंट कर रहा था, जो हैमिल्टन और ये था दिखा रहा था ना, एच साई इज इक्वल टू ई साई, ठीक है। तो एच इज हैमिल्टन ऑपरेटर, तो हैमिल्टन ऑपरेटर होता है, बस आपको इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, ठीक है, क्योंकि 11वीं क्लास है। आप जब बड़ी क्लास में पहुँचोगे तो इससे ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। और ये जो मैं समझा रहा हूँ, इसको ही क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये कहना चाहता है क्वांटम फंक्शन इलेक्ट्रॉन एस्टेट, मतलब वेव फंक्शंस इज, मतलब वेव फंक्शन साई ऑफ इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विद ईच एनर्जी लेवल, जो एनर्जी लेवल को शो करता है। एनर्जी लेवल स्टेट जो दीज मतलब क्वांटाइज एनर्जी लेवल स्टेट एंड कोरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन, जो वेव फंक्शन को कोरस्पॉन्ड करता है। और इसको बोलते हैं सेट, मतलब 3 सेट होते हैं ये,
दीज आर 3 सेट, ठीक है। 3 सेट कौन कौन से हैं? ये डायरेक्शन वाई हो सकता है, जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इसको इस तरह बोल सकते हैं। 3 डायमेंशनल होता है, मतलब 3 क्वांटम्स होते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, या इसको इस तरह बोल सकते हैं। तो ये कहना चाह रहा है इच ऑर्बिट इज डिजाइन बाय 3 क्वांटम नंबर। मैंने स्टार्टिंग में इसलिए पहले बोल दिया था कि क्वांटम नंबर होता है, लेबल्ड एज एन 4 सेल होते हैं, सेल नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 के एल एम एन, इस तरह बोल देते हैं ना। तो एन सेल नंबर होता है। एल इज इजोमिथल नंबर, एम फॉर मैग्नेटिक नंबर। तो इजोमिथल नंबर के बाद में मैग्नेटिक नंबर के बाद में फिर आएगा स्पिन नंबर। तो सबसे पहले होता है फर्स्ट एन, इसे बोलते हैं मैन एक्सिस या मैन सेल या मैन ऑर्बिट, ठीक है। तो यहाँ कहना चाह रहा द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन इज ए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको हम शो किससे करेंगे? इसको शो करेंगे 1 2 3 4 5 या के बोलते हैं ना, जैसे के एल एम एन ओ पी, इस तरह से। तो यहाँ बोलेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइन साइज। वो क्या करता है? डिटरमाइन साइज टू लार्ज एक्सटेंड एनर्जी। और तो डिटरमाइन करता है एनर्जी को, एक्साइट करता है, मतलब लार्ज एनर्जी एक्साइट करता है ऑफ ऑर्बिटल की कितनी एनर्जी एक्साइट होती है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन, एक तो कहना सर हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक स्पेस। सपोज करो He हीलियम ने यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, जब तो He पॉजिटिव आ गया। लिथियम ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। अब यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है समझने के लिए, जैसे H होता है, हाइड्रोजन के आउटमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1, ठीक है। तो हीलियम होगा, हीलियम के आउटमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, जबकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। लिथियम के आउटमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। तो किसके लाइक हो गया? वो हाइड्रोजन स्पीशीज के लाइक हो गया, हाइड्रोजन की तरह हो गया, ठीक है। या तो उसको हम हाइड्रोजन एटम के लाइक बोल सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग जो उसका साइज होता है उस साइज को दिखाना चाहेगा। तो एनर्जी एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल डिपेंड ऑन एन, किस पर डिपेंडेंट होता है? एन पर, ठीक है। अब इसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आल्सो आइडेंटिफाई सेल, किसको आइडेंटिफाई करता है? सेल को, ठीक है। और यह विद इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एन की वैल्यू इंक्रीज होगी तो ये इंक्रीज दिखाएगा। नंबर ऑफ अलाउ ऑर्बिटल इंक्रीजेस, तो मतलब ऑर्बिटल जैसे जैसे इंक्रीज होती हैं तो अलाउ कराता है एन की वैल्यू को। एंड गिवन बाय एन स्क्वायर ऑल ऑर्बिट्स ऑफ, और ऑर्बिटल्स होते हैं ऑफ गिवन वैल्यू, जो वैल्यू होती है एन, कंस्टिट्यूट ऑफ सिंगल सेल एटम। तो सिंगल सेल एटम को कंस्टिट्यूट करता है, ठीक है। तो यहाँ बोलेंगे n इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह चलते रहेंगे। या इसको हम बोल देंगे सेल के एल एम एन फोर, ठीक है। फिर इसके साथ साथ क्या कहेंगे? साइज ऑफ एन ऑर्बिटल इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन। मीनिंग ये है कि साइज इंक्रीज होता है क्वांटम नंबर या ऑर्बिटल क्वांटम नंबर इंक्रीज होने पर, ठीक है। और यहाँ इसी तरह बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इजोमिथल नंबर, जिसको मैंने बोला था एल इज इजोमिथल नंबर। अब ये इजोमिथल नंबर जो होता है ये एन की वैल्यू पे डिपेंडेंट होता है। क्या होता है? एन की वैल्यू पे डिपेंडेंट। हम ये बोल सकते हैं इट इज़ ए फंक्शन ऑफ एन, मतलब एन के फंक्शन पर डिपेंडेंट होता है। तो ये आंसर है इजोमिथल नंबर एल इज ऑल्सो नाउन एज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम सबसाइडरी क्वांटम नंबर। जैसे मैंने बोला था सबसाइडरी क्वांटम नंबर 3D बोलते हैं। 3D का मतलब है 3 डायमेंशनल, ठीक है। वो 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंट होता है इसमें। तो एल की वैल्यू डिपेंडेंट होती है एन पर। मैंने बोला था ना एल की वैल्यू डिपेंडेंट होती है एन पर। यदि मैं एन जैसे सपोज करो एल इज इक्वल टू n-1 करता हूँ, तो n की वैल्यू जब सपोज करो 1 है तो क्या आएगा? l की वैल्यू 0 हो जाएगी। यदि n की वैल्यू 2 है तो क्या होगा? इसकी वैल्यू 0 और 1। मतलब इस तरह से क्या हो गया? चेंजेस होता है, मतलब उसको इन्वॉल्व करते चलेंगे। मतलब 0 1 2 3 एक साथ मिलेंगे, उसको सेट बनाते लेते। जैसे 0 सपोज करो 0 आ गया, 1 2 3, तो हम सेट लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? इसको सेट में, ठीक है। तो मैं अभी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कैसे।
तो ये कहना चाह रहा है n इक्वल 1। जब हम n की वैल्यू 1 रखते हैं तो l की वैल्यू होगी 0। सपोज करो देयर आर 2 सब सेल, हमने 2 सब सेल मान लिया, मीनिंग यह है कि n की वैल्यू 2 मान ली, तो क्या आएगा, पहले l की वैल्यू 0 फिर 1 आएगी। तो यहाँ सब सेल कितनी होगी 2, तो 0 और 1 2 हो गए। इन सेकेंड सेल में क्या मानेंगे, n इक्वल 0, सॉरी n इक्वल 2। जब n इक्वल 2 होगा तो क्या आएगी वैल्यू 0 1 2, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगी 3 वैल्यू, तो एक वैल्यू इंक्रीज हो रही, तो ये किसके लिए दिखाएगा, थर्ड के लिए। दोबारा समझाना चाह रहा हूँ मैं, जब हमने n की वैल्यू 1 रखी है तो l की वैल्यू कितना है 0। और सपोज करो हमने n की वैल्यू 2 रख दी है, तब क्या आएगा 0 एंड 1। और यदि हमने n की वैल्यू 3 रखी है तो 0 1 2। तो एक नंबर कम लेते हुए एक सेट भी लेके चलना है, इसमें क्या लेके चलना है, सेट। जैसे 0 1 2, ठीक है, 0 1 और 0, तो हम क्या लेके चल रहे, सेट। मतलब जितनी n का मान, n की वैल्यू गिवन है उतने ही n के नंबर्स आने, मतलब सेट नंबर आने, जैसे 1 2, ठीक है, या 0 1 2 3। तो मतलब यहाँ पर जैसे सपोज करो 3 है, तो 3 के लिए कितने निकल कर आया, जैसे 0 1 2, यदि इनकी काउंटिंग करेंगे तो 3 बैठते हैं। सपोज करो n की वैल्यू 2 है, कितना, n की वैल्यू 2, तो कितना गया 1, मतलब 0 एंड 1। तो ये भी कितनी काउंटिंग होगी, जैसे n की वैल्यू 2 है तो ये भी तो सेट बनेंगे, इसमें सेट के जो आएंगे ना, जिसमें नंबर आएंगे तो 2 आएंगे, ठीक है। तो ये होता है एजिमुथल नंबर, जिसे l से शो करते हैं। और देखो इसमें क्या दिखाया गया है, तो यहाँ पर सब सेल कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंस वैल्यू ऑफ l आर रिप्रेजेंटेड फॉलोइंग सिम्बल्स। तो l की वैल्यू से l 1 0 1 2 3 4 5, इसको बोलेंगे S P D F H, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसके साथ साथ यहाँ टेबल देखो, सबसेल नोटेशन, तो सबसेल नोटेशन करता है। अब जैसे n की वैल्यू 1, तो 1 रखा हमने, l की वैल्यू क्या होगी 0, तो इसे बोलेंगे 1s, ठीक है। 2 0 2s 2 1 2p। तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पर ये बोला था कि टेबल के देखते हुए चलना है। देखो यहाँ पर क्या है, 2 वैल्यू आ गई ना, मतलब n की वैल्यू हमने 1 रखी, तब तो 1 आ गया, ये एक ही रखा जाएगा। अब n की वैल्यू 2 रखी है तो एक सेट ये लेके चलेंगे, एक सेट इसे लेके चलेंगे, ठीक है। अब इसी तरह से n की वैल्यू हम 3 रखते हैं तो 1 2 3, यदि 4 लेते हैं तो इसके लिए भी हमें 4 लेके चलना पड़ेगा, जैसे 1 2 3 4, वो 4 आएगा। तो मतलब जितने वो होते हैं नंबर, उतने नंबर का सेट लेके चलते हैं, ठीक है। वो आपको समझ आया, टेबल देखते हैं।